बिस- बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पीपीएससी लेक्चरर फिजिक्स की प्रिपरेशन के लिए आज हम पहला लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए जा रहे हैं। और मेरा नाम मोहम्मद असगर है और मैं लेक्चरर फिजिक्स हूँ गवर्नमेंट कॉलेज ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ साइंस फादत रोड लाहौर में। तो सबसे पहले मोशन इन वन डायमेंशन हम डिस्कस करेंगे। और मोशन इन वन डायमेंशन में पहले हम की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज एंड जैसे जैसे आगे हम चलेंगे तो टॉपिक्स जो हैं वो सारे के सारे आप लोगों के सामने आते जाएंगे। और एक बात याद रखें कि इस लेक्चर में जो है ना अराउंड 120 स्लाइड्स हैं। तो टोटल वीडियो जो है वो 3 से 4 पार्ट्स में जो आपके पास डिवाइड होगी और उसको हम अपने जो है चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर पहला पॉइंट है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जब दो चीजों के दरमियान या दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो उनके साइज से क्या हो, बहुत ही ज्यादा हो। तो उस वक्त हम कहेंगे कि दोनों दोनों में से एक ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इसकी एग्जांपल ये लेते हैं कि अगर आप पहाड़ की चोटी के ऊपर खड़े हैं और नीचे आप देखते हैं तो ट्रक आपको पॉइंट नजर आता है। अब पहाड़ के ऊपर खड़े होकर आप अपने आप को तो एक नुक्ता या पॉइंट नहीं ना मान सकते, तो आप ट्रक को ही मानेंगे। और ट्रक वाला जो है वो आपको पॉइंट मानेगा, वो अपने आप को पॉइंट नहीं मान सकता। और इसकी रीजन क्या है कि पहाड़ की चोटी के ऊपर जब बंदा खड़ा है और ट्रक नीचे रोड के ऊपर जा रहा है तो दोनों के दरमियान जो फासला है वो फासला बंदे के कद से ज्यादा है, और ट्रक का जो डायमेंशन है, उसकी लेंथ है, विड्थ है, उससे क्या है आपके पास बहुत ही ज्यादा है। तो यहां से हमने ये सीखा जब दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो उनके कद काट से, कद काट मीन उनके डायमेंशन से क्या हो, ज्यादा हो, तो उस वक्त एक पहला ऑब्जेक्ट कहेगा दूसरे को पॉइंट और दूसरा कहेगा पहले को पॉइंट। नेक्स्ट आपके पास है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अब पोजीशन जब पार्टिकल की टाइम के लिहाज से चेंज होती है तो वो स्पीड कहलाती है। और स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड की जो वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होती है उसको आप स्पीड कहते हैं। स्पीड आपके पास स्केलर है, तो स्पीड जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, वो नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी। स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसको एक एग्जाम्पल से ड्रा करता हूँ, एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपके पास क्या है, बी है। अब एक ऑब्जेक्ट जो है वो ए से चलता है और बी की तरफ जाता है। अब ए से चलेगा बी की तरफ तो वो मूव करता हुआ जाएगा। तो अब इसकी ये जो स्पीड होगी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बन रही है। जब स्पीड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी तो उस वक्त उस स्पीड को आपने क्या कहना है, वेलोसिटी कहना है। नेक्स्ट आपके पास है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी आपके पास ये रेशियो है किसकी, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी का भी वही यूनिट है जो आपके पास क्या है, वेलोसिटी का यूनिट है। और एवरेज वेलोसिटी का भी वही यूनिट है जो आपके पास किसका है, स्पीड का यूनिट है। अगला पॉइंट आपके पास है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी भी लम्हे के ऊपर, किसी भी टाइम के ऊपर जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी उसको क्या कहेंगे आप, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर एग्जांपल आप मोटरवे के ऊपर जा रहे हैं तो 8:05 है, उस वक्त आप अपनी घड़ी की, आपकी घड़ी के ऊपर 8:05 का वक्त है और आप अपने गाड़ी के स्पीडोमीटर को देखते हैं, तो उस वक्त स्पीडोमीटर के ऊपर जो स्पीड होगी और एक डायरेक्शन होगी ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगी। ठीक है। अब व्हेन अ पार्टिकल, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। अब यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में तब्दीली नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिफॉर्म मोशन होगी, यूनिफॉर्म मोशन, उसमें वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा आपके पास है, जीरो होगा। तो टेक होम लेसन जो है वो आपके पास ये है कि मोशन विद द यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म मोशन, ऐसी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, टाइम रेट ऑफ चेंज, सॉरी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में तब्दीली को आप क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ये आपके पास एक्सेलरेशन, ये आपके पास डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अगला पॉइंट आपके पास
अब पोजीशन में जो चेंज होता है, पोजीशन को जब आप डिवाइड करते हैं किसके ऊपर, टाइम के ऊपर, तो आपके पास बनी स्पीड या वेलोसिटी बनी। और जब वेलोसिटी को आपने डिवाइड किया टाइम के ऊपर, आपके पास बना एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को जब आप टाइम के ऊपर डिवाइड करते हैं, एक्सेलरेशन इज डिवाइडेड बाय ये डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी। इस किस्म की जो क्वांटिटी है, फिजिक्स में इसका कोई मीनिंग नहीं है। सच अ क्वांटिटी इज कॉल्ड मीनिंगलेस, इसको जर्क कहते हैं। और जर्क में जो होगा आपके पास थर्ड डेरिवेटिव आपके पास इन्वॉल्व होगा। लेकिन फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज हैं उसमें हम जो है ना सेकंड ऑर्डर तक, सेकंड डेरिवेटिव तक जो है ना हम जाते हैं। तो ये ऐसी कि में जो है ना जर्क जो है इट्स नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में हम जर्क वगैरह से डील नहीं करेंगे। ओके जी। नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट आ रहा है रिलेटिव वेलोसिटी का। तो रिलेटिव वेलोसिटी को समझाने से पहले अब मैं एक स्लाइड यहाँ पर ऐड करता चलूं कि रिलेटिव वेलोसिटी। अब आपके पास समटाइम्स ये होता है कि दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों मूव कर रहे हैं। अब वो जब मूव करते हैं तो वो एक दूसरे की सिमत में भी मूव कर सकते हैं और एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में भी मूव कर सकते हैं। सपोज ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट जो है ए है, जिसकी स्पीड जो है वो वी है, और दूसरा ये ऑब्जेक्ट जो आपके पास है बी है, और इसकी स्पीड क्या है आपके पास वी बी है। अब यहाँ पर इस सिचुएशन में ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जब दो ऑब्जेक्ट, तो वी रिलेटिव जो होगी इस केस में उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये एक आपके पास ऑब्जेक्ट ए, इसकी स्पीड वी ए, और ये ऑब्जेक्ट आपके पास बी, इसकी स्पीड क्या है वी बी। अब ये जो ये वाली डायग्राम है इसमें ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है ये एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। और अब इस केस में वी रिलेटिव क्या होगी, वी ए माइनस वी बी होगी। तो रिलेटिव स्पीड जो वो सबट्रैक्ट होगी जब मोशन क्या होगी अलोंग द सेम डायरेक्शन, और रिलेटिव स्पीड जो होगी या रिलेटिव वेलोसिटी वो आप ऐड करेंगे जब मोशन क्या होगी आपके पास है अपोजिट डायरेक्शन। तो ये रिलेटिव स्पीड से पीपीएससी में या किसी भी एग्जाम में जो ना आपके क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं कहता हूँ कि एक पार्टिकल ईस्ट की तरफ जा रहा है, दूसरा वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो अगर आप एक्सेस ड्रा करें तो इधर ईस्ट होता है और इस डायरेक्शन में क्या होता है, वेस्ट होता है। तो अगर इसकी वेलोसिटी मैं वी ईस्ट कह रहा हूँ, इसकी वी वेस्ट कह रहा हूँ, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो आपने ऐड करके वी ईस्ट प्लस वी वेस्ट, अगर दोनों एक ही सीमत में जा रहे हैं तो फिर आपने उनको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। ओके जी। तो इसके साथ जो है ना ये हमारे पास ये द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज द रेट एट विच ए चेंज इट्स पोजीशन। ये आपके पास यहाँ पर प्लस भी आ सकता है और ये क्या आ सकता है आपके पास माइनस भी आ सकता है। प्लस कब होगा और माइनस कब होगा इसको इस स्लाइड के ऊपर मैं जो है एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास इट्स अ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें v जो है ये वी एफ का काम कर रही है, ये जो u है आपके पास, u जो है वो आपके पास इनिशियल स्पीड है वी आई, और v जो आपके पास फाइनल स्पीड है, a आपके पास एक्सेलरेशन है, और t आपके पास क्या है, टाइम है। अब सबसे पहली बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन उस वक्त वैलिड होगी जब एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इस केस में आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन को मैं ये कहता हूं, ये अगर इसकी मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं 5t, अब जरा आप यहाँ पर देखें टी भी इसके साथ है, तो जैसे जैसे टी चेंज होगा तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये वाला एक्सेलरेशन जो है ये टाइम के लिहाज से चेंज हो रहा है, और ये वाली टाइम एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो टाइम के लिहाज से चेंज नहीं हो रही। तो इट्स अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड इट्स अ वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये आपने, या वेलोसिटी टाइम इक्वेशन जो है, इसको आपने हमेशा उस वक्त यूज करना है, इनिशियल स्पीड है, फाइनल स्पीड है, एक्सेलरेशन है, टाइम है। देयर आर 4 वेरिएबल्स, और 4 में से 3 अगर आपको पता होगा तो चौथा आप फाइंड कर सकते हैं। और ये इक्वेशन आपने कब यूज करनी है, जब आपका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन टाइम के लिहाज से चेंज नहीं हो रहा। अगर एक्सेलरेशन आपका टाइम के लिहाज से चेंज हो जाए तो फिर आप ये वाली इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट टाइम और या पोजीशन,
इट्स अ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की भी वही कहानी है जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने कहा है कि वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए वैलिड है। तो ये भी आपके पास जो होगा, इसमें आपके पास डिस्टेंस है, ये आपके पास इनिशियल स्पीड है, ये टाइम है, ये एक्सेलरेशन है, टाइम है। यहाँ पर अगेन आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं, एक टी है, एक ए है, एक यू और एस। और इन चार में से आपके पास तीन का अगर आपको पता होगा तो आप क्या कर सकते हैं, चौथा वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं। और ये इक्वेशन जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी आपने यूज करनी है व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं जो है वो पुट करने जा रहा हूँ। वो क्वेश्चन ये है कि हमें पता है कि ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है, स्मॉल जी होता है, उसकी वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जरा आप यहां पर देखें तो इस जी के साथ कोई टाइम मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो ये जी क्या है, आपके पास कांस्टेंट है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इनको आप ग्रेविटेशनल मोशन के लिए या एंड मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, उसके लिए भी हम आगे इनको लिखेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी आपके पास ये एक्सेलरेशन है, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी यू, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है। और ये भी उस वक्त आपने यूज करनी है जब आपका एक्सेलरेशन क्या है, आपका कांस्टेंट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो मैंने इसको जो पुट किया हुआ है, इफ द एक्सेलरेशन इज, अब एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन है वेक्टर क्वांटिटी। और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में जो चेंज होता है वो दो तरह से आ सकता है, या उसकी मैग्नीट्यूड में आ सकता है या उसकी डायरेक्शन में आ सकता है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन मोशन, इनमें एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन को ना तो अपनी डायरेक्शन में चेंज होना चाहिए, ना अपनी मैग्नीट्यूड में चेंज होना चाहिए। तो तब ये तीनों इक्वेशन वैलिड है। अगर एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाए तो फिर भी ये तीनों इक्वेशन को आप यूज नहीं कर सकते। अगर आपका एक्सेलरेशन डायरेक्शन में चेंज हो जाए तो फिर भी आप मैग्नी इन तीनों इक्वेशंस को यूज नहीं कर सकते। अब यहां पर ये एक कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया है, वो आपके पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन जो होती है, सर्कल में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी जो स्पीड होती है, वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है, उसको स्पीड कहते हैं, ये कांस्टेंट होती है। जबकि सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तो उसकी जो लीनियर स्पीड होती है वो पॉइंट टू पॉइंट क्या होती है, चेंज होती है। और ये लीनियर स्पीड जो होती है ये टेंजेंट टू द कर्व होती है, ये यहाँ पर टेंजेंट है, ये इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है। और आप लोगों को ये नजर आ रहा है कि ये टेंजेंट क्या है, चेंज हो रहा है। तो अब ये टेंजेंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से भी क्या है, एक्सेलरेशन है प्रोड्यूस हो जाएगा। और जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा तो अब यहाँ पर आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज नहीं कर सकते। अब दूसरी एग्जांपल लिखी हुई है हार्मोनिक मोशन की। आप लोगों को पता है कि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन होती है वो आपके पास हार्मोनिक मोशन होती है। ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन, ये उसकी मीन पोजीशन, और अगेन इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो आपका एक्सेलरेशन होता है ए, वो मैक्सिमम होता है। एंड व्हाई इट इज अ मैक्सिमम, ये आप आगे पढ़ लेंगे। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो के इक्वल, और यहाँ पर एक्सेलरेशन फिर क्या होगा, आपके पास है मैक्सिमम होगा। तो अब ये देखें कि ये एक हार्मोनिक मोशन है। तो इस हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन जो है वो मैग्नीट्यूड में चेंज कर रहा है, लेकिन आपका एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स द सेंटर। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये आपके पास हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है, टूवर्ड्स द सेंटर, लेकिन एक्सेलरेशन अपनी मैग्नीट्यूड में क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो इस केस में अब एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड में, तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज नहीं कर सकते। तो इट्स अ टेक होम लेसन कि first equation of motion, second equation of motion and third equation of motion you can use when acceleration is constant, and when acceleration is variable either in magnitude or in direction you can't use these three equation of motion. Next, ओके जी। उसके बाद आई थिंक ये स्लाइड मैंने थोड़ी सी चेंज की है तो इसको मैं मर्ज कर देता हूं यहाँ पर। ये अब आपके पास डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड। ओके जी। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि एक पार्टिकल जो है वो, इसमें nth सेकंड की बात हो रही है।
और इसकी एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि एक पार्टिकल जो है वो, उसको हम ड्रॉप करते हैं सर्टेन हाइट से। ये आपके पास ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये उसको हाइट से मैंने ड्रॉप किया। तो अब ए से ग्राउंड तक आने के लिए उसको क्या है, कुछ ना कुछ वक्त लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसको लगते हैं 4 सेकंड, 4 सेकंड टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, 4 सेकंड। अब क्वेश्चन में ये पुट कर सकता हूं कि तीसरे सेकंड के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो उस वक्त आपने ये फार्मूला यूज करना है। तो ये फार्मूला एस एन इज इक्वल टू, ये यू इनिशियल स्पीड है, ए आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 2 है, इनटू 2n-1। ये फार्मूला आपने यूज करना है जब आपको क्वेश्चन ये दिया जाए कि किसी मखसूस सेकंड पे, किसी मखसूस टाइम के, ये पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, उस वक्त आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। और ये फार्मूला वेरी फेमस फार्मूला है, इसको आप कहीं से भी इसको जो है ना डिराइव कर सकते हैं, और इसकी डेरिवेशन कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इट्स अ वेरी इजी। तो अब उस वक्त आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है, ये वाला फार्मूला। सो दिस फार्मूला इज यूज्ड व्हेन यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम या एट पर्टिकुलर सेकेंड। ओके जी, अब इसी फार्मूले की हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। ये एग्जांपल है, एग्जांपल ये है कि स्टोन इज रिलीज विद जीरो वेलोसिटी, वेलोसिटी फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। ये आपके पास ग्राउंड लेवल आ गया, आपके पास आपका, ये आपके पास टावर आ गया। यहां से एक स्टोन को हम क्या कर रहे हैं, ये नीचे की तरफ है फेंक रहे हैं। तो इसकी जो u होगी इनिशियल वेलोसिटी, वो किसके इक्वल होगी, 0। एक्सेलरेशन a किसके इक्वल हो जाएगा, g के इक्वल, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब जो फ्रॉम द टॉप ऑफ एंड ट्रेवल्स 24.5 मीटर इन द लास्ट सेकेंड। अब ये पॉइंट आपके पास इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा मुझे जूम करने दीजिएगा। ओके, ये पॉइंट आपके पास, ये पॉइंट आपके पास, ये आखिरी सेकंड के अंदर इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, लास्ट सेकंड। तो यहाँ पर टाइम आपके पास क्या है, जो आखिरी सेकंड है उसमें ये डिस्टेंस क्या कर रहा है, 24.5। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि टाइम फॉर विच द स्टोन इज इन एयर। इसको हम थोड़ा सा समझें कि ये स्टोन यहां से ड्रॉप हो रहा है आपके पास ये टावर से, और यहां पर ये क्या है, हिट कर रहा है। तो ये कितनी देर जो है वो हवा में रहा है, वो टाइम हमने क्या करना है, टी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। जबकि आखिरी सेकंड में जो इसने डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है, इसका 24.5 है। तो इसमें ये एस एन जो लास्ट सेकंड में है इसने डिस्टेंस कवर किया है, वो हमने ये पुट कर दिया है। और यहां पर हमने ये एन फाइंड करना है, ठीक। तो जब यहां से आप ये सारी कैलकुलेशन करेंगे, ये आपके पास ये इसकी इनिशियल स्पीड 0 के इक्वल आ गई। यहाँ पर ये 9.8 है, तो इसको आप 10 भी पुट कर दें, तो ये रिजल्ट तकरीबन जो है वो आपके पास 5 के इक्वल आ जाएगा, 2n-1। और इस 2n-1 से ये आपके पास n इज इक्वल टू 3 सेकेंड आ जाएगा। ओके जी, अब हम इसी फार्मूले की थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई एम गोइंग टू पुट अ क्वेश्चन, जो हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है कि इफ अ पार्टिकल, if a particle is moving with u is equal to 25 meter per second and acceleration acceleration a is equal to 10 meter per second square. Find the distance, find the distance covered in the fourth second. ओके जी, अब इस क्वेश्चन का जो आपको सारे का सारा फोकस है ये कि आपने डिस्टेंस जो है एक मखसूस सेकंड के ऊपर फाइंड करना है। तो फार्मूला इसके लिए हम ये यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस a/2 इंटू 2n-1। एन को आप पुट कर दें 4,
u को पुट कर दें आप 25 मीटर सेकंड की पावर -1, एक्सेलरेशन को आप पुट कर दें 10 मीटर सेकंड की पावर -2, और एस एन आप क्या कर लें, फाइंड कर लें। ये आपके पास 25 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 5 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 -1, तो एस एन 25 प्लस 5 इन 7, 25 प्लस 35, दैट इज इक्वल टू 60 मीटर। तो ये फार्मूला आप जो है ना इससे, तो जब आपको किसी मखसूस सेकंड के ऊपर आपको कहा जाए, तो इस फार्मूले में एक आपके पास मखसूस जो है ना आपके पास एक पर्टिकुलर इंस्टेंट होगा, पर्टिकुलर सेकंड होगा, उसके ऊपर आपने फार्मूला जो है ना अप्लाई करना है। ओके जी। अब अगर आप थोड़ा सा और फोकस करें तो एक फार्मूला आपके पास जो है डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, वो आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये फार्मूला आपने उस वक्त यूज करना है जब आपको ये कहा जाए कि 2 सेकंड में कितना फासला कवर हो रहा है, 3 सेकंड में कितना फासला कवर हो रहा है, 4 सेकंड में कितना फासला कवर हो रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो फॉल करता है और ग्राउंड की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो वो टाइम टी इज इक्वल टू 4 सेकंड में कितना, ठीक है, अब ये 4 सेकंड है, यहां से ये स्टार्ट हुआ है यहां तक, 4 सेकंड में ये यहां तक कहीं ना कहीं पहुंच गया है। तो ये इस फार्मूले में आपको टाइम इंटरवल मिलेगा, टाइम है इंटरवल मिलेगा। ठीक, और टाइम इंटरवल जब आपने निकालना है तो आपके पास 2 टाइम्स होंगे। तो अब अगर यहाँ पर ये फ्री फॉल के लिए ये जो फार्मूला होगा, इसमें फ्री फॉल के लिए जब आप किसी चीज को हाइट से गिराते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, ये आपके पास हाफ, और ये क्या आ जाएगा जी टी स्क्वेयर आ जाएगा। तो ये इन दो एस एन और एस में क्या है फर्क है। एस एन जो आपके पास था यू प्लस ए ओवर 2 इंटू 2n-1 फॉर nth सेकेंड, और एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस half at square for distance covered in t second, for distance covered in t seconds। और आपने याद रखना है कि इस फार्मूले में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और इस फार्मूले में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाए तो फिर ये दोनों फार्मूले आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आगे प्रॉब्लम आ रहे हैं इनके, और मजीद जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो एवरीथिंग विल बी क्लियर। Next, the initial velocity of a body moving along a straight line is 7 meter per second. Initial velocity, it has a uniform acceleration. अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि पहले हमने कह चुके हैं कि मोशन विद द कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज अ यूनिफॉर्म मोशन। अब यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, motion with the uniform acceleration mean motion with the constant acceleration। distance covered in the fifth second, अब ये फिफ्थ सेकंड आपको बता रहा है कि आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। तो इस फार्मूले में सब चीजें आप प्लग करें, यू विल फाइंड योर आंसर। तो वी इसमें आपके पास क्या आ गया 7, अगर यह ठहरे मैं इसको करता हूं यहां पर 7, एक्सेलरेशन आपके पास 4/2 इनटू एन कितना आ गया 5-1 इज इक्वल टू 7 प्लस 2 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 10 मीटर। सो फिफ्थ सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 10 मीटर कवर करेगा। अगर आपको ये कहा जाए कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड्स, तो फिर आप ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे, फिर आपको वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से आप क्या करेंगे उसको अप्लाई करते हुए यूज करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। ये काइनेमेटिक्स के हवाले से इसको आप मेट्रिक लेवल के ऊपर, एफएससी लेवल के ऊपर भी आप पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले आपने ज़हन में ये रखना है कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें टाइम को आपने क्या लेना है अलोंग एक्स एक्सिस लेना है, और डिस्प्लेसमेंट को आपने किधर लेना है अलोंग वाई एक्सिस लेना है। ठीक है, तो जब भी कोई ग्राफ हो, जब भी कोई प्लेन बने, तो प्लेन में आपके पास स्लोप होता है। सबसे पहले
स्लोप, तो ये टी आपके पास आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। तो स्लोप जो होगा आपके पास डी टी प्लेन में, ये आपके पास डी ओवर टी, और ये स्लोप किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो क्वेश्चन ये बन गया कि आपके पास डी टी प्लेन में स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी। ओके जी, अब पहला पॉइंट ये है, द स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स ए वेलोसिटी। इसको हम ये डिस्कस कर चुके हैं। स्लोप मीन वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉरिजेंटल। तो ये वर्टिकल आपके पास डिस्टेंस है, हॉरिजेंटल आपके पास क्या है, टाइम है। तो डी ओवर टी, मीटर ओवर सेकंड, स्लोप हैज अ डायमेंशन ऑफ ए वेलोसिटी, या स्लोप हैज अ डायमेंशन ऑफ स्पीड। नेक्स्ट आपके पॉइंट जो है, इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब यहाँ पर पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है, तो उसको अगर हम ड्रा करें तो ये हमारे पास ये वाली लाइन जो है, इट्स अ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो इसमें अगर आप देखें तो ये इसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही, डी इज नॉट चेंजिंग। जब डी चेंज नहीं हो रहा तो डेल्टा डी किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल। तो स्लोप किसके इक्वल हो गया, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो स्लोप आपके पास आ गया इज इक्वल टू जीरो ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपके पास, तो इसका स्लोप, अब यहां पर ये वाली स्ट्रेट लाइन है, तो इसका स्लोप भी किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। ओके जी, तो जब आप डी टी प्लेन में, जब आपका जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी टाइम एक्सिस के, तो उसका स्लोप किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। और स्लोप का जीरो के इक्वल होना ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका पार्टिकल जो है वो एक मखसूस जगह पर क्या कर गया है, स्टक कर गया है, वो अपनी पोजीशन क्या है, चेंज नहीं कर रहा। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जिसको, लेट मी रेज अगेन। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जिसको आपने देखना है, और छोटी छोटी चीजों से ही सारी फिजिक्स आपके पास बनेगी। नेक्स्ट हम ग्राफ डिस्कस करेंगे, ग्राफ नंबर 2। इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस मीन जो अब आपका एंगल होगा वो जीरो के इक्वल है नहीं होगा। ये आपके पास टी आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, डी आ गया, ये आपके पास, और ये वाला एंगल आपके पास थीटा आ गया। थीटा किस एक्सिस के साथ बन रहा है, टाइम एक्सिस के साथ बन रहा है। तो थीटा इज कॉल्ड इंक्लिनेशन विद द टाइम एक्सिस, और इंक्लिनेशन अब वो आपके पास एंगल को। अब यहाँ पर ये इनक्वालिटी, ये रिलेशन देखें तो थीटा आपके पास, या डी टी प्लेन, टाइम और डी जो है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये एक्सिस जो है, ये एंगल जो होता है ये कितना होगा, 90 डिग्री। तो जो आपका थीटा होगा वो या तो जीरो होगा, या क्या होगा, 90 होगा, या इनके क्या होगा, बीटवीन होगा। ठीक है, जब आपके पास ये वाली सिचुएशन हो, लेट मी अरेज दिस। ओके, ये आपके पास, तो इस केस में आपके पास, देन द बॉडी इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। अब जरा ये देखें कि ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप चेंज नहीं होता। तो ये वाली जो लाइन है इसका जो स्लोप है, पहली बात ये है कि वो स्लोप जीरो के इक्वल नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये वाला स्लोप जो है ये चेंज इज नॉट चेंजिंग, इज नॉट चेंजिंग। तो यहां से आपने ये सीखा कि ये जो आपके पास ग्राफ आ रहा है, ये सेकंड ग्राफ, इस सेकंड ग्राफ में आपके पास जो एंगल बनेगा, अगर बाकी सारे ग्राफ को आप भूल जाएं, तो ये एंगल जो बनेगा इसका थीटा बनेगा। आप समझें कि बाकी सारे ग्राफ जो है ना वो मौजूद नहीं है। तो इस लाइन के ऊपर, जिस ये इस लाइन के ऊपर स्लोप की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। जब स्लोप की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो मीन आपकी वेलोसिटी जो है वो भी चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो जब पार्टिकल इस लाइन के ऊपर मूव करेगा तो वो मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, या कांस्टेंट स्लोप के साथ।
वो मूव करेगा कांस्टेंट स्लोप के साथ, ठीक है। ओके, ये ग्राफ नंबर 2 की। अब यहाँ पर ये एक और चीज कह रहा है कि अगर आप थीटा आपके पास ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो थीटा जब आपके पास ग्रेटर, लेट मी मर्ज स्लाइड। अब थीटा आपके पास ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो ये अगर आप देखें, इधर आपका टाइम एक्सिस है और इधर आपका डी है, तो थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो आपका ग्राफ ये होना चाहिए। तो यहाँ तक एंगल क्या होगा, 90, और ये क्या होगा, मोर देन 90, ठीक। तो अगर आप मोर इस एक्सिस में, अब आप ये सेकंड प्लेन में आ चुके हैं, इस प्लेन में इधर क्या होगा, टी आपके पास ये, ठीक है। अगर माइनस टी होगा तो अब आपकी स्पीड जो हो जाएगी टाइम के मीन अपोजिट, या टाइम के अपोजिट तो मतलब कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इधर टाइम क्या है, नेगेटिव है। तो ये वाला स्लोप जो है, ये आपके पास ये वाला एंगल, तो ये वाला स्लोप इट्स अ ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। जब नेगेटिव स्पीड की बात कर रहा है, तो इट मीन्स कि वी आर वर्किंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, ओके, next, in the case of graph 3, where is the graph 3? Okay, ग्राफ नंबर 3 आपके पास ये वाला ग्राफ है। तो इसमें तो इसमें जो आपके पास है, द स्लोप इज डिक्रीजिंग, ठीक। सो द वेलोसिटी इज ए डिक्रीजिंग। जब आपके पास स्लोप क्या होगा, कम होगा। अब जरा यहाँ से देखें आप, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। तो इसमें अगर डेल्टा डी जो होगा वो कम होगा, तो डेल्टा टी भी क्या होगा आपके पास, डेल्टा डी अगर कम होगा तो स्लोप भी क्या होगा, कम होगा। या अगर डेल्टा टी ज्यादा हो जाएगा, तो स्लोप क्या हो जाएगा आपके पास है, वो फिर भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला ग्राफ जो होगा, जिसका स्लोप क्या होगा, कम होगा, उसमें वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। और ये वाला ग्राफ नंबर जो 4 आपको नजर आ रहा है, इसमें स्लोप जो है वो एक तो जीरो नहीं है, स्लोप ए जो है वो दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, स्लोप इज नॉट इक्वल टू जीरो। और दूसरा, इसमें जो स्लोप है वो चेंज कर रहा है, एंगल आपके पास क्या है, इसका चेंज हो रहा है। मीन यहाँ पर एंगल और है, इससे आगे आप जाएंगे तो ये एंगल की वैल्यू क्या है आपके पास है, बढ़ती जा रही है इस तरीके से। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका जो ना स्लोप चेंज हो रहा है, ग्राफ नंबर 4 का। और स्लोप के चेंज होने से इसकी जो स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी आपके पास है, चेंज हो जाएगी। तो ये यहाँ पर है कि इन द केस ऑफ ग्राफ 4 द स्लोप इज इंक्रीजिंग विद टाइम, सो द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम। दिस इज अ केस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन जब आपके पास होगी डिस्प्लेसमेंट टाइम में, यहाँ पर तो ये आपके पास ऐसे, और इसको आप कंप्लीट करेंगे तो ये पैराबोला बनेगा। नेक्स्ट आपके पास है कि ग्राफ नंबर आपके पास 6 है, इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज परपेंडिकुलर टू द टाइम एक्सिस। अब सबसे पहले परपेंडिकुलर टू द टाइम एक्सिस, ये टाइम आ गया, और ये आपके पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो ये आपके पास ऐसे जा रहा है, ये इसके ऊपर क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया टाइम एक्सिस के ऊपर। अब यहाँ पर देखें कि टाइम की एक मखसूस वैल्यू है, जबकि डिस्प्लेसमेंट की क्या है, एक से ज्यादा वैल्यू है। तो टाइम की एक वैल्यू के ऊपर आपसे के पास एक से ज्यादा पोजीशंस नहीं हो सकती, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। और इस केस में अगर आप स्लोप देखें तो टाइम की एक ही वैल्यू है, डेल्टा टी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल। स्लोप किसके इक्वल होगा, स्लोप विल बी इक्वल टू डेल्टा डी ओवर जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। जब आपके पास ऐसा ग्राफ जो टाइम एक्सिस के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, उसका स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है इन द केस ऑफ ग्राफ 6। ग्राफ 6 आपके पास, ये वाला ग्राफ आपके पास क्या है, 6 है, ठीक है। इसको हमने डिस्कस करना है इन द केस ऑफ, ओके। The velocity is constant but is direction in the opposite to the displacement.
तो इसी चीज को हम डिस्कस करते हैं। ये आपके पास, तो ये वेलोसिटी यहाँ पर, तो इसमें ये डिस्टेंस आपका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है। लेकिन ये कम एक जो है वो तरतीब के साथ एक लाइन में कम हो रहा है। जैसे आपने यहाँ पर कहा था कि ये आपके पास डी टी प्लेन में ये वाला स्लोप, ये डी और टी, तो इसमें जो आपके पास वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन वो कांस्टेंट वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है। जब यहाँ पर ये ऐसे चलेगा तो अब आपके पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपके पास नेगेटिव हो जाएगी। और नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी वैल्यू ज्यादा है, कम है, और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट की क्या है, कम है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विल बी अ नेगेटिव। ओके जी, ये ग्राफ हो गया आपके पास। अब ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द टाइम एक्सिस। एक एंगल 45 डिग्री और दूसरा, यहाँ पर ये करेक्शन कर लें कि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो बाय मिस्टेक यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आपके पास है, डी आ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को करने से पहले मैं आप एक स्लाइड मर्ज कर लूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो ये आपके पास टी है और ये क्या है आपके पास डी है। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है जो एंगल कितना बना रहा है, 45 डिग्री। और ये एक दूसरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है जो एंगल बना रहा है कितना, 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें पता होता है कि जो स्लोप होता है, मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ चुके हैं, स्लोप किसके इक्वल होता है, टेन ऑफ थीटा के। अगर आप यहाँ से टेन बनाएं तो ये टेन आपके पास ये वर्टिकल डिस्टेंस डी और ये ओरिजेंटल डिस्टेंस टी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास डी ओवर टी। तो टेन अगर आपके पास 45 डिग्री है तो ये आपके पास है डी वन ओवर टी वन। अगर टेन आपके पास कितना है, 60 डिग्री है, तो ये आपके पास है डी टू ओवर टी टू, ठीक है। अब प्रॉब्लम हमें पता चल गया है कि ये एक ग्राफ है, इसमें जरा टाइम को मैं मेंशन कर दूं, ये टाइम है और ये क्या है आपके पास है, डी है। ओके जी, अब ये आपने फिगर्स, प्रॉब्लम को समझने के लिए इन दो फिगर्स को आपने क्या रखना है, ज़हन में रखना है। अब हम आते हैं प्रॉब्लम की तरफ। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम टी मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द टाइम एक्सिस। After 1 second, it makes an angle of 60 degree with the time axis. मीन इनिशियल टाइम, शुरू के ऊपर ये कितना बना रहा है, एंगल 45 डिग्री। तो इसको एक ही अगर मैं ड्रा करूं, एक ही ग्राफ के ऊपर दो मुख्तलिफ कलर यूज करते हुए, तो शुरू में ये एंगल क्या आ गया, 45 डिग्री। ये 45 नहीं सही बना, लेकिन ये सब बताने के लिए। और फिर ये एंगल इसने क्या बना दिया, ये 60 डिग्री आ गया। तो ये एक ही के ऊपर मैंने दोनों ड्रा कर दिए। और स्लोप 45 से 60 डिग्री होने में जो टाइम लगता है वो आपके पास क्या है, 1 है, ठीक है। होप सो कि आपको प्रॉब्लम की सेंस जो है वो क्लियर हो गई होगी। हमने क्या फाइंड करना है, द एक्सेलरेशन। वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन। अगेन आई एम गोइंग टू मर्ज अनदर स्लाइड। अब आपको पता है कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो डेल्टा वी और टाइम तो हमारे पास 1 के इक्वल है। और यहां पर जो आपके पास डेल्टा वी है दैट इज इक्वल टू डी वन ओवर टी वन माइनस डी टू ओवर टी टू। तो इसको मैं लिख सकता हूं डी वन माइनस डी टू डिवाइड बाय ये आपके पास, या डी वन ओवर डी टी, इसको छोड़ दें आप, इसको रहने दें। तो डेल्टा वी आपके पास है डी वन ओवर टी वन, इसको आप टेन ऑफ 60 डिग्री कह दें, और इसको आप क्या कह रहे हैं, टेन ऑफ 45 डिग्री। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा टेन ऑफ 60 डिग्री माइनस टेन ऑफ 45 डिग्री। इनकी आप कैलकुलेटर से वैल्यू पुट कर लें यहाँ पर, और इसका ऑप्शन जो बनेगा वो ऑप्शन यहाँ पर इन तीनों में से कोई ना कोई एक है, आपने ये देखना है इसमें से, ये टेन 60 और ये टेन 45 डिग्री। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट कि इसमें टाइम जो है वो आपके पास 1 यूनिट है,
टाइम इज अ 1 यूनिट या 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर स्लोप जो है वो 45 डिग्री से 60 डिग्री हुआ है, किसमें? डिस्प्लेसमेंट टाइम है ग्राफ में। अब जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप है दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो हम 1060 माइनस 1045 करके हमारे पास क्या आ जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टाइम क्या है? 1 है। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास ये 1 और ये आपका क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारे पास एक साइड के ऊपर क्या होगा? टाइम एक्सिस होगा, और दूसरी साइड के ऊपर क्या होगा? वेलोसिटी एक्सिस होगा। इन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ द वेलोसिटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट वाई एक्सिस। वेलोसिटी वाई एक्सिस की तरफ आ गई एंड टाइम अगेंस्ट एक्स एक्सिस। ठीक है, दिस इज बिकॉज द वेलोसिटी इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड टाइम इज इंडिपेंडेंट। और हमें पता है कि जो वेरिएबल डिपेंडेंट होता है उसको हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, और जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है उसको हम क्या लेते हैं? एक्स एक्सिस के ऊपर आते हैं। अब नेक्स्ट है हमने स्लोप फाइंड करना है। स्लोप जैसे आपने कहा कि वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, तो यहां पर भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप v ओवर t। तो स्लोप यहां पर जो है स्लोप का डायमेंशन क्या आएगा? वेलोसिटी का डायमेंशन है मीटर ओवर, फार्मूला मीटर ओवर सेकंड, और टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। तो ये आपके पास क्या बन गया? मीटर ओवर सेकंड की पावर 2। तो इट्स वेरी सिंपल। तो पहली चीज जो है आपके पास क्या बनी कि इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। दूसरी आपके पास ये द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। अब इट्स अ वेरी सिंपल, आप ये देखें कि ये d है और ये क्या है आपके पास है? v है। अब एरिया में क्या होता है? एरिया में दो लंबाइयां होती हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा क्या बना? वी टी प्लेन बना। वी टी में जो टाइम होगा वो हमारी एक लंबाई के तौर पर काम करेगा, और वेलोसिटी हमारी क्या होगी? दूसरी लंबाई होगी। तो यहाँ पर ये आप फिजिकल सेंस में नहीं, इनके यूनिट जैसे आप कहते हैं कि लंबाई का यूनिट लेंथ है, तो आप ये एक लंबाई बन गई वेलोसिटी में, और ये एक लंबाई किस में बन गई? टाइम में। तो आप क्या करेंगे? टाइम और वेलोसिटी को जब आप जरब देंगे तो इसका डायमेंशन चेक करें। टाइम का डायमेंशन क्या आ गया? सेकंड। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या आ गया? मीटर ओवर सेकंड। तो वी टी जो है वो किसके इक्वल आ गया है? मीटर के इक्वल। तो किसी भी ग्राफ के नीचे वीटी प्लेन में जो एरिया होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिस्टेंस कवर्ड को। द एरिया अंडर द ग्राफ, द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड। अब यहाँ पर एरिया अंडर को हम देखते हैं, अगर ये आपके पास टाइम t है, ये क्या है आपके पास? d, वेलोसिटी v है। तो ये एक पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है कुछ टाइम के लिए, यहाँ तक ये गया। तो अब ये वाला एरिया बन गया है। ये एरिया किसके इक्वल होगा? वी टी के इक्वल होगा। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम है ग्राफ। नेक्स्ट आपके पास है इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये वाला ग्राफ आपके पास, तो इसमें वेलोसिटी आपके पास जो है चेंज नहीं हो रही। डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, क्योंकि वेलोसिटी ये देखो ये अपनी एक ही वैल्यू लिख रही है। जबकि अब स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा? स्लोप विल बी इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब आपका ग्राफ जो होगा वो पैरेलल होगा किसके इक्वल? टाइम एक्सिस के ऊपर। तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही तो चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। इन सेंस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। ओके जी। 4। ओके, दिस इज एक्स्ट्रा स्लाइड, आई हैव टू रिमूव इट। If the velocity time graph is a straight line inclined to the time axis at an angle theta,
तो ये वैसी सिचुएशन है जैसी हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम में, ये आपके पास वेलोसिटी आ गई, ये आपका ग्राफ आ गया, ये एंगल क्या बन गया इसका थीटा, एक्स एक्स टाइम एक्सिस के साथ मिला रहा है, ठीक है। और अब जब आपका जो थीटा होगा वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 90 से क्या होगा, छोटा होगा, तो वो किस में होगा, आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और वी भी क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव होगा। तो स्लोप भी क्या आ जाएगा आपके पास है, पॉजिटिव होगा। और जब स्लोप आपके पास पॉजिटिव होगा, अब ये स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, तो इसके ऊपर स्लोप जो होगा, इस लाइन का जो स्लोप एक्सेलरेशन है, वो आपके पास क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये नॉट इक्वल टू जीरो है। लेकिन जब तक ये इस स्पीड के ऊपर रहेगा, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा इस लाइन के ऊपर। तो इस केस में आपके पास एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, मीन स्लोप क्या है आपके पास है, कांस्टेंट है, is not equal to zero but is greater than is but positive, not equal to zero but positive, और delta a for this graph is equal to 0. The body is moving with constant, ठीक है। अब ये 90 डिग्री के अबव 90 डिग्री है। अब अबव 90 डिग्री जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये टाइम एक्सिस है ये आपके पास। तो अब ग्राफ ये इसका आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसमें आपके पास जो स्लोप होगा वो आपके पास है नेगेटिव होगा, ठीक। अब यहाँ पर बिल्कुल वही सिचुएशन, अब ये आपके पास है ये वाला ग्राफ, इसका स्लोप आपके पास, इसका एक्सेलरेटेड मोशन है, और ये एक्सेलरेटेड पॉजिटिव है, और इसमें एक्सेलरेशन आपके पास इंक्रीज कर रहा है, इसमें आपके पास एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये वाली मोशन पॉसिबल नहीं है, क्यों कि एक ही टाइम के ऊपर आपके पास क्या है, एक से ज्यादा वेलोसिटीज हैं, जो कि आपके पास फिजिकली पॉसिबल नहीं है। और ये वाला जो ग्राफ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। जब आपके पार्टिकल की वेलोसिटी कम हो रही है तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर स्लोप क्या होता है, वो चेंज नहीं होता, और एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप के इक्वल है। ओके जी। तो यहां से अब आपको देखें कि ग्राफ बन सकते हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कौन सा है, उसके अलावा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड के लिए कौन सा है, कब आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, अब कब वेलोसिटी आपके पास चेंज हो रही है। तो ये सारी सिचुएशन, और यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपका वेलोसिटी टाइम प्लेन में जो ग्राफ है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, टाइम एक्सिस के ऊपर, जैसे ये ग्राफ नंबर 5 है, ये टाइम एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इस केस में जो स्लोप होगा इट विल बी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी स्लोप जो होता है वो मीनिंगलेस होता है। व्हाई इट्स अ मीनिंगलेस, क्योंकि एक सिंगल टाइम के ऊपर वी हैव मोर देन वन वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इन द केस ऑफ, ये सारे ग्राफ मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब स्पीड टाइम ग्राफ में वाइल कैलकुलेट, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ जो होगा, अब इसमें जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, स्पीड टाइम ग्राफ में। तो वो डिस्टेंस एरिया अंडर द ग्राफ जो होगा इट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। मोशन अंडर ग्रेविटी, अब ग्रेविटी जो है मोशन, उसका जो एक्सेलरेशन होता है जी, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बनी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बनी, ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये फार्मूला हमें बताएगा कि अंडर ग्रेविटी किसी मखसूस सेकंड के ऊपर, किसी पर्टिकुलर सेकंड के ऊपर कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, वो फार्मूला हम यहाँ से बताएंगे, ठीक है। और फ्री फॉल मोशन में, फ्री फॉल मोशन में जो एक्सेलरेशन होती है, जो मैस होती है, इज जो ना द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, या ग्रेविटी का एक्सेलरेशन जो है वो मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिफरेंट हाइट से अगर आप क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट जिसकी मैस है 5 kg और दूसरे की ऑब्जेक्ट की मैस है 10 kg, दोनों को जमीन के ऊपर फेंकते हैं, तो ग्रेविटी दोनों के ऊपर एक जैसी होगी। ग्रेविटी जो है वो जी जो है वो मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि अगर आप सेम हाइट से, ये अगर आपके पास एक मैस है और ये दूसरी मैस है, इसका अगर आपके पास मैस 1 kg है और ये क्या है आपके पास 2 kg है, दोनों ग्राउंड तक आने के लिए एक जितना ही वक्त लेंगे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैस।
और दूसरी बात यह है कि एक्सेलरेशन जब आप एक ऑब्जेक्ट को, मतलब कि आप 1 मीटर की बुलंदी से फेंक रहे हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हैं, 2 मीटर की बुलंदी से फेंक रहे हैं, तो एक्सेलरेशन जो है वो हाइट के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। तो टेक होम लेसन क्या है कि जी जो है इंडिपेंडेंट ऑफ mass एंड जी इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट। अगर आप ऑब्जेक्ट को 500 कह रहा हूँ 50 मीटर की टावर से गिराएं या ऑब्जेक्ट को आप 10 मीटर के टावर से गिराएं, उनके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, सेम होगा, लेकिन उनका टाइम जो है जमीन तक आने का वो डिफरेंट है। एक जो ज्यादा हाइट से गिर रहा है वो ज्यादा टाइम लेगा जमीन तक पहुंचने में, और जो कम हाइट से गिर रहा है वो कम हाइट टाइम लेगा जमीन तक पहुंचने में। तो टाइम जो है उनका वो जो है वो आपके पास क्या है, डिफरेंट है, हो सकता है और होता भी है। ओके जी, अब क्वेश्चन है कि 3 पार्टिकल ऑफ मैसेज 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम आर ड्रॉप्ड फ्रॉम डिफरेंट हाइट ऑफ 1 मीटर, 2 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। नो पार्टिकल ऑफ मैस 1 ग्राम एज मैक्सिमम। अब यहाँ पर ये सारे वर्ड देखें, एक्सेलरेशन आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये डिफरेंट मैसेज हैं, एक 1 ग्राम की, 2 ग्राम की और 3 ग्राम की। ठीक है, और ये जिक्र नहीं कर रहा कि आपके पास जो है, तो एक्सेलरेशन तीनों के लिए क्या है, सेम होगा। ऑल पार्टिकल्स हैव इक्वल एक्सेलरेशन, तो दैट इज योर करेक्ट आंसर, ये डी आपके पास। अब इसी क्वेश्चन को मैं रिवर्ट करता हूं, मैं आप लोगों से ये पूछता हूं कि ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी मैस 1 जी, 2 जी और 3 जी है, ये तीन मुख्तलिफ हाइट से क्या कर रहे हैं, फॉल कर रहे हैं, 1 मीटर, 2 मीटर एंड 3 मीटर। जमीन पर सबसे पहले कौन से पहुंचेगा, जमीन पर सबसे पहले वही पहुंचेगा। टाइम किसका जमीन तक पहुंचने में कम लगेगा, जिसकी हाइट क्या होगी, कम होगी। तो जिसका टाइम टी, जो 1 मीटर की बुलंदी से जो गिर रहा है वो थोड़ा टाइम लेगा, 2 मीटर वाला उससे ज्यादा टाइम लेगा और 3 मीटर वाला उससे भी ज्यादा टाइम लेगा। अब मैथमेटिकली इसको हमने देखना है, तो हमने रिलेशन निकालना पड़ेगा हाइट के दरमियान और किसके दरमियान है, टाइम के दरमियान। अगर आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन उसको यूज करें, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फ्री फॉल के लिए जब किसी ऑब्जेक्ट को हाइट से आप ड्रॉप करते हैं तो वो ये इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, हाफ आ गया और ये क्या आ गया, जी टी स्क्वायर आ गया। तो एस इज इक्वल टू जी ओवर टी इंटू टी स्क्वायर। यहां से ये आपके पास टी स्क्वायर किसके इक्वल बना, 2s/g। तो टी आपके पास किसके इक्वल आ गया, 2s/g। तो यहां से टी आपके पास जिसकी हाइट क्या होगी, ज्यादा होगी, वो टाइम भी क्या लेगा, ज्यादा लेगा। और एक्सेलरेशन जो है ये ग्रेविटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पर ये बात याद रखें कि ये टी जो है ये नॉन लीनियर रिलेशन है। नॉन लीनियर रिलेशन मीन कि यहाँ पर जो एस की जो है पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल है और ये पोलिनोमियल नहीं है। और यहाँ पर ये टी जो है ये जी की पावर -1/2 के है। अगर ये ऐसे प्रोपोर्शनल होते एस की पावर 1 और टी जी की पावर 1, तो ये लीनियर रिलेशन हो गए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, तो ये नॉन लीनियर रिलेशन है। ठीक है, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एस अंडर द रूट। जिसकी हाइट क्या होगी, कम होगी, उसका टाइम भी क्या होगा, कम होगा, और जिसकी हाइट ज्यादा होगी उसका टाइम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा, अगर आप ग्रेविटी के लिहाज से बात करें कि जहां पर एक्सेलरेशन जी की वैल्यू ड्यू टू ग्रेविटी लेस होगी वहां पर टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो जहां पर जी की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पर टाइम कम लगेगा उसको। तो जमीन के ऊपर जो जी की वैल्यू होती है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो जमीन की और मून के ऊपर जो वैल्यू है वो है 1.6। तो मून के ऊपर वैल्यू कम है, तो किसी ऑब्जेक्ट को फॉल करने के लिए मून के ऊपर क्या लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू द अर्थ। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है कि टू बॉडीज आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद देयर इनिशियल स्पीड्स इन द रेशियो 2:3। तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों को आप, पहला ऑब्जेक्ट है उसको भी आपने इनिशियल स्पीड v1 इज इक्वल टू 2,
इतने मीटर इनटू सेकंड के साथ भेजा। दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड कितनी है, v2, 3 मीटर पर सेकंड, इसके साथ भेजा। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के ऊपर जब पहुंचेंगे तो फाइनल वेलोसिटी जीरो के इक्वल हो जाएगी, ये मैं लिख रहा हूं। और मैक्सिमम हाइट ये आपके पास v स्क्वायर, आपके पास ये वाला रिलेशन यूज करना है। तो अब इट्स अ कॉमन फैक्ट कि जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा हाइट के ऊपर जाएगा, और जिसकी स्पीड कम है वो कम हाइट के ऊपर जाएगा। तो 2 मीटर वाला जो है वो लेस हाइट पर जाएगा, जिसकी है 2 मीटर पर सेकंड, और जिसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है तो वो ज्यादा हाइट के ऊपर। तो एक दफा हम यहाँ पर S1 लिखेंगे और दूसरी दफा S2 लिखेंगे। S1 है 4 के साथ और S2 के, आप इन दोनों की रेशियो ले लें, तो ये 4 रेशियो क्या आ गई आपके पास है, 9 आ गई। तो दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, मैक्सिमम हाइट इज प्रोपोर्शनल। तो ये वाला रिलेशन भी जो है इट्स नॉट अ लीनियर रिलेशन बट इट्स अ नॉन लीनियर रिलेशन, क्योंकि इट्स अ क्वाड्रेटिक सेकंड पावर है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ से आप देखें कि ये v स्क्वायर और s है। तो स्पीड, डिस्टेंस एंड स्पीड आर रिलेटेड एस। अब अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करें, इधर आप s ले लें, इधर आप क्या ले लें, v स्क्वायर ले लें, तो ये आपके पास ऐसे ग्राफ बनेगा। तो जैसे जैसे आपके पास फासला बढ़ेगा तो ज्यादा फासले तक जाने के लिए आपको स्पीड की वैल्यू भी क्या है, चाहिए, ज्यादा चाहिए। इट्स अ कॉमन फैक्ट। नेक्स्ट आपके पास, इफ अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ for the first half of the distance with velocity v1 and second half of the distance with velocity v2, then the average velocity v of the particle is given by this or this। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो अब इस फार्मूले को पहले जो है ना मैं प्रूव करता हूं। यहां पर ये फार्मूला यूज करना है आपने उस वक्त जब आपके पास बात हो किसकी, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस की और सेकंड हाफ है डिस्टेंस की। तो इस फार्मूले को लेट्स सपोज क्या करना है, पहले इसको हम प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए मैं कंसीडर करता हूं कि मेरे पास ये दो पॉइंट्स हैं, ए और बी है, और ये सी इनका मिड पॉइंट है। ये डिस्टेंस x/2 है और ये डिस्टेंस x/2 है, और ये सारा फासला किसके इक्वल है, x के इक्वल है। ठीक है। अब मैं कहता हूं कि ये बना इसका पहला हाफ। पहला हाफ ये कंप्लीट करता है कितनी स्पीड, v1 के साथ, और ये b से c तक दूसरा हाफ, और ये स्पीड करता है v2 के साथ। v1 और v2 बराबर भी हो सकती हैं और v1 और v2 बराबर है नहीं भी हो सकती। पहला हाफ कवर करने के लिए इसको टाइम लगता है t1 और दूसरा हाफ कवर करने के लिए इसको टाइम लगता है t2। अब हमें पता है कि जो एवरेज स्पीड होती है v एवरेज, वो होती है आपके पास टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है। टोटल डिस्टेंस हमारा x है, टोटल टाइम हमारा t है, और t को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक क्या है t1 प्लस आपके पास क्या है t2। तो इस v एवरेज को मैं लिख सकता हूं ऐसे, x डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। नेक्स्ट, हम ये देखते हैं कि जब स्पीड है v1, फासला कितना कवर हो रहा है, x/2 हाफ, और टाइम कितना ले रहा है t1। यहां से जो आपके पास t1 आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू x/2 डिवाइड बाय v1। तो ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 2v1। ये सेकेंडली, जब आपके पास स्पीड है v2, डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, सेकेंड हाफ x/2, और टाइम कितना ले रहा है ये t2, और यहां से t2 किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू x टाइम्स 2v2। अब t1 की ये वैल्यू और t2 की ये वैल्यू आप यहां पर पुट करें, और इसको जब हम करेंगे तो t हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, t हमारे पास आ जाएगा x/2v1 प्लस x/2v2। t की ये वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे,
तो वी एवरेज हमारे पास आ जाएगा x डिवाइडेड बाय x ओवर 2v1 प्लस x ओवर 2v2। x और x क्या हो जाएंगे, कैंसल। अब आपके पास जो v एवरेज आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू v एवरेज। v एवरेज इज इक्वल टू 1 ओवर 2v1 प्लस 1 ओवर 2v2। ओके, तो ये आपके पास v एवरेज का फार्मूला आ गया। अब जरा आप यहां पर देखें तो ये फार्मूला भी आपके पास बन सकता है। v एवरेज इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 तो यहां से अगर आप इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन करें, आई थिंक आई एम गोइंग रॉन्ग। ओके, लेट्स चेक। Total distance x by 2 over t, t2 is equal to x over 2v2, x and x 1 over 2v1 plus 1 over 2v2, okay, 1 over 2v1 plus 1 over 2v2, and taking LCM is equal to 1 over 1 by 2 v1 plus v2, ठीक है, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, v1 एंड v2। It will be equal to 1 over v1 plus v2 divided by 2v1 into t2. I'm right. 2v1 into 2v2 v2 sorry, v1 plus v2. This is your average। ठीक है। अब यहां पर आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि जब ए से बी को आप हाफ में डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, और पहला हाफ आप एक स्पीड के साथ कवर कर रहे हैं, दूसरा हाफ आप दूसरी स्पीड के साथ कवर कर रहे हैं, उस वक्त आपने ये यूज करना है। इसी तरीके से आप ए से बी तक जो फासला है वो 1/3 में 3 इक्वल पार्ट्स में डिस्कवर करते हैं, तो उसके लिए भी फार्मूला आगे आ जाएगा, उसको भी हम आगे करेंगे। नेक्स्ट, if a particle moves along a straight road for the first half time with velocity v1 and second half time with velocity v2, ठीक है, जब आपके पास यहां पर हाफ टाइम का जिक्र है, ठीक है, तो उस वक्त आपने ये वाला फार्मूला यूज करना। अगर हाफ डिस्टेंस का जिक्र होता कि डिस्टेंस का पहला हाफ और दूसरा हाफ, फिर आपने ये एवरेज के लिए फार्मूला यूज करना था, 2v1 v2 इंटू v1 प्लस v2 फॉर हाफ इन डिस्टेंस, हाफ इन डिस्टेंस। और ये वाला v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 ओवर 2, ये यूज करना है फॉर हाफ इन टाइम, फॉर हाफ इन टाइम। ओके, फॉर हाफ इन टाइम।